नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्कस। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर क्विक रिवीजन 2024 का पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहला जो हमारा टॉपिक है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से रिलेटेड है। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में आपने सबने मॉडर्न में पढ़ रखा है। ये मॉडरेट फेज के लीडर थे। मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडरेट फेज के लीडर थे। कहां से आते थे? महाराष्ट्र से आते थे। सोशल रिफॉर्मर थे एंड ही इज कंसिडर्ड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु इनको माना जाता है। इनका अदर कंट्रीब्यूशन देखें तो इन्होंने सेल्फ रूल के लिए डिमांड की थी। 1905 में ये कांग्रेस के बनारस सेशन के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और बाद में ये पूना सार्वजनिक सभा का गठन भी करते हैं। 1899 से लेकर 1902 तक ये ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे थे और 1902 से इनकी डेथ तक ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे हैं। तो ये ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर रहे थे और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर रहे हैं। इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मोर्लेमेंटो रिफॉर्म थे जो 1909 के उसको बनाने में। ये एडवोकेटेड फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर सीट्स बढ़ाने के लिए इन्होंने मांग उठाई थी कि गोखले फेवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ पंचायत एंड तालुका बॉडी को प्रमोशन के लिए इन्होंने फेवर किया था। इसके अलावा ही आल्सो क्रिटिसाइज द इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम था, उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन में इन्होंने कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन की मांग की थी जो कि फ्री हो, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। इसके अलावा ये प्रोफेसर थे फर्गुसन कॉलेज इन पुणे में, जहां पे ये पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। इसके अलावा इन्होंने 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एस्टेब्लिश किया था। तो इनका इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था जिसका नाम था हितवाद। हितवाद या फिर द पीपल पेपर, द पीपल्स पेपर कब आया था? ये 1911 में आया था। तो इनका वीकली इंग्लिश जर्नल हितवाद और द पीपल्स पेपर 1911 में आया है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, सब जानते हैं, पुणे के अंदर 1905 में विद द हेल्प ऑफ महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे इनके गुरु थे। तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे और महादेव गोविंद रनाडे इनके गुरु थे। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, उसका एम क्या था? एम ऑफ द सोसाइटी वाज टू ट्रेन द मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। तो ऐसे देशभक्त लोग तैयार करने थे, स्वयं सेवक तैयार करने थे जो कि भारत की सेवा कर सके, सर्विस कर सके। इट आल्सो स्ट्राइव टू प्रिपेयर ए कैडरे ऑफ सेल्फलेस वर्कर हु आर फ्री टू डिवोट देयर लाइव्स टू द कॉज ऑफ रिलीजियस स्पिरिट, जो कि रिलीजियस के प्रमोशन में काम कर सके। ऐसे सेल्फलेस वर्कर तैयार करने थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसके साथ मिलकर बनाई थी? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में पुणे में। ठीक। नेक्स्ट इज रानी दुर्गावती। तो ये न्यूज में रही थी, मोदी जी ने इनके बारे में डिस्कशन किया था। तो ये रानी दुर्गावती हैं, ये 1524 में जन्मी थी, चांदेला डायनेस्टी से बिलोंग करती है और ये चांदेला डायनेस्टी है, इसका रूल था यूपी में, यूपी के महोबा में। ठीक है। वो विडो हो जाती है 1550 में और इसके बाद में अपने बेटे को वीर नारायण को गद्दी पे बिठाती है और रूल करती है। ठीक है। उसके बाद में ये लड़ाई लड़ती है बाज बहादुर से। बाज बहादुर कौन था? मालवा का सुल्तान था। ठीक है। बाज बहादुर को फिर अकबर हराता है। तो अबुल फजल ने इनके बारे में लिखा है, रानी दुर्गावती के बारे में लिखा है कि सी वाज ए ब्यूटी, ग्रेस एंड मैन लाइक करेज एंड ब्रेवरी। तो अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है। अबुल फजल कौन था? वन ऑफ दी नवरत्नाज ऑफ अकबर। ठीक है। इसके बाद में इसने आज ये भी लिखा है कि इस टाइम पे लोग गोल्ड कॉइन में टैक्स दिया करते थे, रानी दुर्गावती के टाइम पे। नेक्स्ट इज मिहिर भोज। मिहिर भोज और द किंग भुजा, ही बिलोंग टू गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करता है और इनके बापू का नाम था राम भद्र। ठीक है। ये लगभग 885 सी के अंदर पावर में आता है, 835 में पावर क्या में आता है, 885 तक। ठीक है। इन्होंने टाइटल लिया था, मिहिर भोजा ने आदि वराह का टाइटल लिया था और उसी नाम से सिक्के चलाए थे, कॉइन्स चलाए थे, आदि वराह, और खुद को ये विष्णु ऑफ डिवोटी मानता था विष्णु का। तो विष्णु का
भगत मानते थे विष्णु भगवान के। तो इनकी कैपिटल थी कन्नौज, इनकी कैपिटल थी। मिहिर भोज की कैपिटल कौन थी? कन्नौज, जिसको आज की टर्म में पंचाला, उस टाइम पे किस नाम से जाना जाता था? पंचाल के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, इनका रूल है वो मुल्तान इन वेस्ट से लेके बंगाल तक और कश्मीर से लेके नीचे तक जाओगे कर्नाटक तक जाता था। तो यहां से देखें तो काफी नीचे तक इसका रूल रहा है भारत में, बंगाल टू कर्नाटक, नॉर्थ साउथ, और ईस्ट में देखो तो मुल्तान से लेके बंगाल तक। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक फेमस स्लोगन इनका है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इनको लोकमान्य का टाइटल दिया जाता है लोगों के द्वारा। लोकमान्य का मतलब है द वन हु इज रेस्पेक्टेड बाय द पीपल। ही मेंटेन्ड द सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन वाज नॉट एनफ अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाल बाल एंड पाल। ही एडवोकेटेड फॉर द बायकॉट मूवमेंट को इन्होंने एडवोकेट किया था, एंड इज आल्सो नोन एज एक्सट्रीमिस्ट विंग के जो लीडर है लाल पाल बाल। ठीक है, इन्होंने शुरू किए थे गणेश चतुर्थी फेस्टिवल एंड शिवाजी जयंती मनाना, ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। इन्होंने 2 पेपर निकाले थे, न्यूज़पेपर निकाले थे, मराठा और महारत्ता इन इंग्लिश एंड सेकंड इज केसरी इन मराठी। तो ये 2 इनके न्यूज़पेपर थे। इसके अलावा इनको जेल भेजा गया था 1897 में। तो 1897 में क्या होता है कि चापेकर ब्रदर्स हैं, वो रांड जो कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर था बॉम्बे का, उसको मार देते हैं चापेकर ब्रदर, और ये ब्रिटिश इनको बोलते हैं कि ये इनको इंसाइट किया था। ठीक है, तो 18 महीने की फिर इनको जेल होती है, और उस टाइम पे ये जेल में ही गीता रहस्य नामक किताब लिखते हैं। गीता रहस्य किसकी बुक है? बाल गंगाधर तिलक की। ठीक, फिर उसके बाद में ये जेल से बाहर आते हैं और ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करते हैं एनी बेसेंट के साथ मिलकर। तो एनी बेसेंट अप्रैल में बनाती है, और इनकी शायद बाद में आती है अगस्त या अक्टूबर में होम रूल लीग। ठीक है, तो एनी बेसेंट की अलग होम रूल लीग 2 पार्ट बनते हैं, एक इनकी थी और एक एनी बेसेंट की थी। ठीक है, और एक और थी विदेश में किसने बनाई थी? अमेरिका में किसने बनाई थी? लाला लाजपत राय ने। तो तिलक लीग वर्क इन एरिया लाइक, तिलक की जो होम रूल लीग थी उसने महाराष्ट्र में काम किया था, एक्सेप्ट बॉम्बे, बॉम्बे को छोड़ के कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार। और एनी बेसेंट की जो लीग थी उसने रेस्ट ऑफ इंडिया में काम किया था। ठीक है, तो बॉम्बे का पार्ट नहीं थी ये, इनकी जो होम रूल लीग थी महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार का पार्ट थी। ठीक है, याद रखना है कि बॉम्बे का पार्ट नहीं थी, पूछा जा सकता है। मातंगनी हजारा, नेक्स्ट इज मातंगनी हजारा। ये गांधी जी की फ्लोवर थी, इसलिए इनको गांधीयन बुढ़ी का टाइटल भी दिया जाता है, गांधी बुढ़ी भी कहा जाता है, ओल्ड गांधीयन वुमेन। ये पार्टिसिपेट करती है फ्रीडम मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस में भी पार्टिसिपेट करती है 1930 में। उसके अलावा ये क्विट इंडिया मूवमेंट में विद्युत बहनी नामक जो वॉलंटियर की कोऑप्स बनाई जाती है उसको ये लीड करती है, विद्युत बहनी को। 1942 के अंदर क्या होता है कि हजारा है, जो मातंगनी हजारा है, ये 6000 बंदों को लेके, प्रोटेस्टर को लेके ये तामलुक के जो पुलिस स्टेशन पे कब्जा करने जाते हैं। फिर वहां पे इनकी गोली लगने से मौत हो जाती है, जिसके कारण फिर वो लोग इस पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, तामलुक के पुलिस स्टेशन को, और वहां पे क्या है, पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली जाती है मैदानपुर में। दे एस्टेब्लिश द पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको 1944 में डिसबैंड किया जाता है महात्मा गांधी की रिक्वेस्ट पे। तो किन की मौत के बाद? मातंगनी हजारा की मौत के बाद में ये मेदिनीपुर में 1944 में पैरेलल गवर्नमेंट लगती है। और कहां कहां पे पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, 1977 में फिर इनका कलकत्ता मैदान में स्टेच्यू भी लगाया जाता है। नेक्स्ट इज अलूरी सीताराम राजू। श्री अलूरी सीताराम राजू, ही वाज ए प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर थे, और ये जो कम्युनिटी थी या फिर ट्राइब थी, कौन सी ट्राइब से? कोंडा रेड्डी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कोंडा रेड्डी आज की केस में क्या है? एक पीवीटीजी है। तो देयर आर 75 पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, तो ये कोंडा रेड्डी कम्युनिटी से आते थे, कोंडा रेड्डी और कोंडा अडोरा, कोंडा रेड्डी या फिर कोंडा अडोरा। इन्होंने लीड किया था रंपा रेबेलियन। तो रंपा रेबेलियन है 1922 में शुरू होता है, अगस्त 1922 में ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 पास करती है। तो भारत से क्या है,
टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ लेके आती है, जिसमें क्या करती है ब्रिटिश, वो लोगों को, ट्राइबल लोगों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उनको वो प्रोहिबिट कर देती है। तो उसमें क्या है, लोगों में रिजेंटमेंट होता है, क्योंकि जंगल से ही क्या है, हमें क्या है, जल जंगल जमीन से ही तो क्या है, उनका क्या है, फूड मिलता है, फाइबर मिलता है, सारी जो इकोसिस्टम सर्विस है वहीं से मिल रही है। और ट्राइबल को यदि जंगल की चीजें यूज करने नहीं दोगे तो क्या है, रोज तो होगा ही। तो फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 के बाद में इनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, तो ट्राइबल काफी गुस्से में होते हैं। उस टाइम पे क्या है, एक मुटादार हुआ करते थे। मुटादार कौन थे, ये लैंड जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले ऑफिसर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। मुटादार वर विलेज हेडमैन हायर्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू एक्सट्रैक्ट रेंट। तो ये रेंट को कलेक्ट करते थे, विलेज हेडमैन हुआ करते थे जो रेंट कलेक्ट किया करते थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुटादार की पावर कम कर दी एक तरफ, तो दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, ये फॉरेस्ट एक्ट लेके आ गए, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882। इस कारण क्या है, ट्राइबल भी नाखुश थे और मुटादार भी क्या है, वो भी नहीं खुश नहीं थे। तो जिसके कारण क्या है, ये दोनों मिलकर सीताराम राजू के अंडर में, लीडरशिप के अंडर में वे रंपा रेबेलियन करते हैं। रंपा और मनियम रेबेलियन होता है मार्च 1922 में। ठीक है, ये अगस्त 1922 में ये स्टार्ट होता है, सॉरी मार्च नहीं है, ये अगस्त 1922 में रंपा या फिर मनियम रेबेलियन भी कहा जाता है इसको, ये स्टार्ट किया जाता है। तो ये कब तक चलता है, ये चलता है 1924 तक, जब तक इनको सीताराम राजू जी को पकड़ लिया जाता है और फिर इनको मार दिया जाता है। ठीक है, 1924 तक, मई 1924 तक ये जो वर्ड चलता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था भारत में। तो ही वाज ए कैरिस्मेटिक लीडर था, इसलिए इनको टाइटल दिया जाता है, इसको सीताराम राजू को मनियम विरुडू भी कहा जाता है, हीरो ऑफ जंगल भी कहा जाता है इन्हें। ही वाज एप्रीहेंडेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो मनियम विराडू कौन थे, याद रखना है कि मनियम विराडू और हीरो ऑफ जंगल सीताराम राजू को कहा जाता है। ये भूल सकते हैं कि मनियम रेबेलियन क्या था, मनियम रेबेलियन इज रंपा रेबेलियन। कब आया था, 1922। ठीक, 1922 से 1924। नेक्स्ट इज श्री अरबिंदो घोष। श्री अरबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे इनिशियली। ही वाज इंडियन फिलोसोफर, योगा गुरु, पोइट एंड इंडियन नेशनलिस्ट। ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ अंशुलान समिति के फाउंडर थे। protested against the atrocity of the British government. He was also charged in Alipuri bomb conspiracy केस में इनको चार्ज किया गया था। ठीक है, उसके बाद में ये जेल से आते हैं और फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये 1926 के अंदर पौंडीचेरी में एक आश्रम एस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम था श्री अरबिंदो आश्रम। किसकी हेल्प से, मीरा अल्फसा की हेल्प से ये आश्रम एस्टेब्लिश करते हैं। तो मीरा अल्फसा है, उनको दा मदर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मीरा अल्फसा इज कॉल्ड एज दा मदर। एंड इनके क्या है, साथ मिलके ये अरबिंदो घोष श्री अरबिंदो आश्रम एस्टेब्लिश करते हैं पौंडीचेरी में, औरविले में। ये बुक भी लिखते हैं, इनकी बुक का नाम क्या है, द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। तो इनकी 3 बुक यहां पे दी हुई है, द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। तो ये तीनों बुक हैं, याद रखनी है, श्री अरबिंदो घोष की है। इसके अलावा इंटीग्रल योगा का कंसेप्ट है, वो भी इन्हीं का है, इंटीग्रल योगा, द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। द मदर कौन है, द मीरा अल्फसा। नेक्स्ट इज सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बारे में आपने मॉडर्न में पढ़ रखा होगा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर, एंड इन्होंने बोला था कुरान एज ए सोल अथॉरिटेटिव वर्क फॉर इस्लाम के लिए इन्होंने कुरान को बोला था कि ये ओनली सोल अथॉरिटेटिव वर्क है। और इन्होंने क्या है, मुस्लिम्स में क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बात की थी। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में ये एस्टेब्लिश करते हैं, जिसका आगे चल के नाम पड़ता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ही एम्फसाइज्ड ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इंप्रूव करने के लिए बात करते हैं। एडवोकेटेड फॉर रिमूवल ऑफ पर्दा सिस्टम एंड प्रमोटिंग एजुकेशन के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज किया था इन्होंने पॉलीगेमी और इजी डाइवर्स को। इनिशियल फेज ही स्टूड फॉर हिंदी मुस्लिम यूनिटी, लेटर ऑन ये रेडिकलाइज हो जाते हैं और मुस्लिम्स को कांग्रेस के द्वारा जो चलाया गया नेशनल मूवमेंट था उसमें भाग लेने से डिस्करेज करते हैं। नेक्स्ट इज गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी
इनके बचपन का नाम था त्यागमल। ये थे सिखों के छठे गुरु थे, सिक्स्थ गुरु। इनका जन्म हुआ था 1621 में अमृतसर में। माता नानकी और गुरु हरगोविंद सिंह जी इनके पेरेंट्स थे। ये कौन से गुरु थे? सिक्स्थ गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। तेग क्या होते हैं? स्वॉर्ड को बोला जाता है तेग, ठीक है। बहादुर तो वीर हो गया। इनके बहुत सारे हिम्स गुरु ग्रंथ साहिब और श्लोक और कपलेट इसमें लिखे गए हैं। इसके अलावा शहीदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 24 नवंबर को, इनके शहादत के दिन। नेक्स्ट इज लचित बोरफुकान। लचित बोरफुकान ये एक असम में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, अहोम डायनेस्टी। उसके एक लीडर थे। अहोम ट्रूप को इन्होंने लीड किया था बैटल ऑफ सराय घाट में। बैटल ऑफ सराय घाट लड़ी जाती है मुगलों के बीच में और अहोम के बीच में। तो बैटल ऑफ सराय घाट कब लड़ी जाती है? 1671 में लड़ी जाती है, 1671 में, 1671 में। उसमें ये जीत जाते हैं और मुगलों की हार होती है। तो बोरफुकान इज कंसीडर्ड एज ए इंस्पिरेशन बिहाइंड इंडिया स्ट्रेंथनिंग नेवल फोर्स थी। इसके माना जाता है कि इनकी अपनी नेवल फोर्स थी। एंड अभी जो इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो इनके नाम से मेडल भी देती है। लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल दिया जाता है 1999 के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट इज बिहान मेला। बिहान मेला ये उड़ीसा की डोंगरिया कोंद या कोंद ट्राइब है वो उसको सेलिब्रेट करती है, बिहान मेला। एक्चुअली ये एक सीड फेस्टिवल है जहां पे क्या है, सीड 30-40 गांव के जो ट्राइबल आते हैं वो अपने अपने सीड्स कलेक्ट करते हैं और एक मार्केट की तरह उसको सीड को बेचा जाता है, जिसको जरूरत होती है वो ले लेता है। तो ये एक सीड फेस्टिवल है जहां पे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ये सीड्स बेचे जाते हैं, ठीक है। पेडी, मिलेट, मेज, सोरगम ये सारे सीड्स यहां पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण हम क्या है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो ये अपना जो ट्रेडिशनल सीड्स है उनको कंजर्व करने के लिए एक इनिशिएटिव है। कोंद ट्राइब इज लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये जो हिल में रहते हैं उनको हिल ड्वेलिंग कोंड बोलते हैं और जो प्लेन में रहते हैं उनको प्लेन ड्वेलिंग कोंड्स कहा जाता है, ठीक है। एंड इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, कुई या कुई लैंग्वेज है इनकी, जो कि द्राविडियन लैंग्वेज की एक फैमिली से बिलोंग करती है। और ये कुई और कुई लैंग्वेज है वो उड़िया स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, उड़िया स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। नेक्स्ट इज खारची पूजा। खारची पूजा, तो खारची पूजा इज आल्सो कॉल्ड एज फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड। इसको बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड। कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है इसको? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं खारची पूजा को। बेसिकली होता क्या है कि अंबुबाची के दौरान, एट द टाइम ऑफ अंबुबाची, ये माना जाता है कि अर्थ मेंस्ट्रुएट करती है और जिसके बाद में अर्थ का मेंस्ट्रुएशन के बाद में जो क्लीनिंग करने के लिए ये पूजा की जाती है। तो रिचुअलिस्टिक क्लीन करने के लिए अर्थ की, आफ्टर द अर्थ मेंस्ट्रुएशन इज ओवर ड्यूरिंग द अंबुबाची। तो ये अंबुबाची के बाद में होती है, अंबुबाची मेला होता है उसके बाद में ये खारची पूजा की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, रिचुअलिस्टिक क्लीन द अर्थ, ठीक है। तो इट इज ऑब्जर्व टू रिचुअलिस्टिक क्लीन द अर्थ एंड लोगों का जो सीन है वो पाप धोने के लिए इसको, इस पूजा को ऑब्जर्व किया जाता है, खारची पूजा को। ये दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, खार और खरता एंड ची। ची मतलब क्या होता है, सी, ची और सी, जिसका मतलब होता है क्लीनिंग, और खार मतलब सिन। तो ये सिन क्लीनिंग है, ठीक है। एंड यहां पे लोग है वो चतुर्दशा मंडप एस्टेब्लिश करते हैं। ये मंडप क्या होते हैं, जो पुराने टाइम पे अहोम के राजा थे उनका जो रॉयल प्लेस हुआ करता था उसका रेप्लिका बनाई जाती है चतुर्दशा मंडप में। तो चतुर्दशा मंडप सिंबलाइज दी रॉयल प्लेस ऑफ त्रिपुरी किंग। ये बैम्बू से बनाते हैं इस दौरान। नेक्स्ट इज अनमेस एंड उत्कर्ष फेस्टिवल। तो अनमेस एंड उत्कर्ष फेस्टिवल ये कल्चरल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं संगीत नाटक एकेडमी एंड साहित्य एकेडमी प्लस एमपी की गवर्नमेंट मिलकर इनको ऑर्गेनाइज करती है। संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य नाटक एकेडमी एंड एमपी गवर्नमेंट। तो उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब होता है प्रोग्रेस। तो ये मानता है, उत्कर्ष में बिलीव किया जाता है कि जैसे जैसे ट्राइबल की प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे हमारे कंट्री की प्रोग्रेस होगी। तो इसीलिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोल्क एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन। उत्कर्ष इज नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोल्क एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड अनमेस इज, ये एक लिटरेचर फेस्टिवल है। अनमेस इज द लिटरेचर फेस्टिवल, एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जहां पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज की जो बुक्स वगैरह हैं वो दिखाई जाती हैं, यहां पे शो की जाती है।
तो संगीत नाटक अकेडमी है वो अपेक्स बॉडी है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट इन द कंट्री। संगीत नाटक अकेडमी का एक प्रेसिडेंट होता है, वो अपॉइंट किया जाता है, चेयरमैन इसका होता है, चेयरमैन होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 साल के लिए। तो ये संगीत नाटक अकेडमी एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। नेक्स्ट इज साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी इज इंडियाज अकेडमी ऑफ लेटर्स। ये इंडिया की अकेडमी ऑफ लेटर्स है एंड ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है फॉर लिटरेरी डायलॉग पब्लिकेशन एंड प्रमोशन इन द कंट्री। ये 24 लैंग्वेज में काम करती है। साहित्य अकेडमी लिटरेरी वर्क है उनको रिकॉग्नाइज करती है 24 लैंग्वेज में। हमारी कितनी है? 22 लैंग्वेज कितनी है? 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? 22 है ना। तो उसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश को भी ये रिकॉग्नाइज करती है साहित्य अकेडमी। और भाषा सम्मान अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो भाषा सम्मान अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? साहित्य अकेडमी के द्वारा। तो उत्कर्ष क्या है? इट इज ए फोल्क एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन का फेस्टिवल है। और अनमेष क्या है? ये एक लिटरेचर फेस्टिवल है एशिया का सबसे बड़ा, जिसमें इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट इज आदि पेरक्कू फेस्टिवल। आदि पेरक्कू फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु में जब मानसून आता है तो लोग अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं मानसून भगवान को, इसलिए इस फेस्टिवल को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि वो अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर पाए। आदि पेरक्कू फेस्टिवल इसी से रिलेटेड है। इट इज टू शोकास द ग्रेटिट्यूड टू द मदर अर्थ, मदर नेचर एंड मानसून गॉड फॉर प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 मंथ ऑफ आदि मंथ। तो आदि मंथ है वो आदि मंथ होता है तमिल कैलेंडर में, उसके 18वें दिन माना जाता है कि मानसून तमिलनाडु में एंटर कर गया है। तो मदर नेचर इसको वर्शिप की जाती है अम्मा देती की फॉर्म में। अम्मा देती की फॉर्म में आदि पेरक्कू फेस्टिवल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको पतिनेटान या पेरक्कू भी कहा जाता है। पतिनेटान पेरक्कू या फिर पडिनाटम और पदिनेटम भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पतिनेटम का मतलब होता है 18 और इसका जो पेरक्कू का मतलब होता है राइजिंग। तो 18वें दिन यानी कि इस महीने के आदि मंथ के 18वें दिन उनमें जो मानसून आता है उसी का ये मतलब होता है। नेक्स्ट इज नदी उत्सव। नदी उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, नदी उत्सव में जो नदी के चारों ओर क्या है, जो कल्चर फेस्टिवल है उस बेसिन एरिया में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको ये क्या है डॉक्यूमेंट करने का काम किया जा रहा है। धीरे धीरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट करने का कोशिश कर रही है। उसके चारों ओर जितने भी गांव होते हैं उन सब में क्या है, क्या क्या कल्चर है, क्या क्या आर्ट है, क्या क्या चीजें परफॉर्म की जाती है, डांस वगैरह, वो वहां पे इसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। तो कल्चरल मैपिंग की जाएगी इसके द्वारा, ठीक है, रिवर के अलॉन्ग में, रिवर बेसिन के अलॉन्ग में। तो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के द्वारा रन किया जा रहा है। उसी के अंडर में क्या है, नदी उत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इट इज एन अटेम्प्ट टू डॉक्यूमेंट द रिवराइन कल्चर, इट्स ट्रेडिशन, रिचुअल एंड वाटर विजडम। तो ये इसको क्या है डॉक्यूमेंट करने का काम करेगी। एंड ये 2018 से किया जा रहा है। गोदावरी रिवर के किनारे हो गया था, कृष्णा के किनारे हो चुका है, गंगा के किनारे हो चुका है। अभी ये कौन सी रिवर के किनारे हुआ था इस साल वाला? यमुना के किनारे हुआ था ये 2023 में, यमुना के किनारे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। 1987 में ये एक गवर्नमेंट फंडेड आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस बॉडी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, जो कि नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग चला रही है। उसी के अंडर में क्या है, नदी उत्सव आयोजित किया गया है। और इस बार का किया गया था लेटेस्ट वाला 2023 वाला, वो कहां पे था? यमुना रिवर के किनारे पे। नेक्स्ट इज कटी बिहू। तो बिहू नाम आता है तो आप पहचान जाते हो कि ये असम से बिलोंग करता है। तो कटी बिहू है वो कटी इन फर्स्ट डे ऑफ कटी मंथ इन असामीज कैलेंडर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बोला जाता है कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। इट अकर्स व्हेन राइस सिपलिंग्स है, जो राइस सेपलिंग्स होती है उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है खेत में। जो नर्सरी होती है वहां से लेके उसको खेत में लगाया जाता है। तो उसको ये फेस्टिवल तब सेलिब्रेट किया जाता है, कटी बिहू का फेस्टिवल। और इस दौरान क्या है, खेत में एक वो बल्ब वगैरह भी, लाइट वगैरह जलाते हैं, जिसको बोलते हैं आकाश बत्ती या आकाश बंटी और स्काई कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है कि असम का ये फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल। नेक्स्ट इज बथुकम्मा फेस्टिवल। बथुकम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। एक्चुअली ये वुमेन का फेस्टिवल है, ये एक फ्लावर फेस्टिवल है, फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय वुमेन। इसमें क्या है, वुमेन
फ्लावर को रख के 7 घेरे बनाती है फ्लावर का, और फिर उसके अराउंड में क्या है, डांस करती है। तो ये क्या होता है, इसका जो बथुकम्मा का मतलब है मदर गॉडेस कम अलाइव। बथुकम्मा का मतलब होता है मदर गॉडेस कम अलाइव। इसमें 7 कॉन्सेंट्रिक लेयर में टेम्पल रख के वो डांस करती है इन द सेम ऑफ टेम्पल गोपुरम। ठीक है, फ्लावर्स को रख के वोमेन का है ये फेस्टिवल है। और इस दौरान क्या है, वोमेन एक रेप्लिका बनाती है गौरी मदर की, यानी कि गौरी यानी कि मदर दुर्गा, उसकी ये यहां पर रेप्लिका बनाती है, उसको बोलते हैं बोडेमा। बोडेमा, ये आप देख सकते हो बोडेमा। डेटी ऑफ गौरी मदर दुर्गा। नेक्स्ट इज राजा पर्व। राजा पर्व है, इसको मिथुन संक्रांति भी कहते हैं। ये एक मल्टी डे फेस्टिवल होता है जो कि उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर फील्ड एंड आल्सो टू सेलिब्रेट वुमेनहुड। ये वुमेनहुड को भी सेलिब्रेट करता है। तो ये डेडिकेटेड होता है, राजा पर्व इज डेडिकेटेड टू बसुमाता। बसुमाता इज आल्सो कॉल्ड एज अर्थ गॉडेस। त्रिपुरी सुंदरी भी हमने देखा अर्थ गॉडेस है। उसी तरह से सेम टू सेम यही है कि ये बसुमाता बोलते हैं अर्थ गॉडेस को उड़ीसा के लोग। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल एग्रीकल्चर एक्टिविटी है पूरे खेत में बंद कर दी जाती है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि अर्थ उस टाइम पे क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गो कर रही होती है। इस दौरान क्या है, गर्ल्स आर फॉरबिडन टू वर्क। किसी भी तरह का उनका मैनुअल काम नहीं कराया जाता है गर्ल्स से। और उस टाइम पे रात में क्या है, नाइट यात्रा निकाली जाती है, गोतिपुआ डांस परफॉर्म किया जाता है उड़ीसा में राजा पर्वा या मिथुन संक्रांति के दौरान। ठीक है, अब बसुमाता इज अर्थ गॉडेस, त्रिपुरी सुंदरा इज अर्थ गॉडेस। ठीक है, सेम चीज। नेक्स्ट इज अंबुची मेला। अंबुची मेला इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये सेलिब्रेट किया जाता है कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बोला जाता है महाकुंभ ऑफ ईस्ट। तो अंबुची मेला इज आल्सो कॉल्ड एज महाकुंभ ऑफ ईस्ट। ड्यूरिंग द मानसून सीजन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। असामीज मंथ आहार के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आहार मंथ होता है असामीज में, उसके दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस मेला को अंबुची मेला इज आल्सो कॉल्ड एज अमेती और तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है, बिकॉज ये तांत्रिक शक्ति कल्ट है उसके साथ एसोसिएटेड है। तो अंबुची मेला इज आल्सो कॉल्ड एज अमेती एंड इट इज आल्सो नोन एज तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल। अमेठी और तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल, ठीक है, क्योंकि ये तांत्रिक शक्ति कल्ट के साथ प्रिविलेंट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है देश के। इट हैज बीन एसोसिएटेड विद द फर्टिलिटी रिचुअल्स। वहां पे क्या है, डिवोटी आते हैं, बच्चे की मांग करते हैं। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल द पैट्रन गॉड से कामाख्या इज सेड टू हैव अंडरगोइंग द एनुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेंस द टेंपल रिमेन क्लोज्ड फॉर 3 days। यहाँ पे इस दौरान अंबुची मेला के 3 दिन टेंपल बंद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज केर पूजा। केर पूजा, केर मीन्स ऑस्टेरिटी। दिस पूजा इज सेलिब्रेटेड आफ्टर 14 day ऑफ कार्तिक पूजा। तो हमने देखा पहले क्या आता है, कामाख्या जो ये अंबुची मेला होता है, अंबुची मेला के दौरान अंबुची मेला, उसके बाद में क्या होता है, खार्ची पूजा। खार्ची पूजा त्रिपुरा के लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में केर पूजा हो जाती है, केर पूजा। ठीक है, तो केर पूजा 14 दिन बाद होती है खार्ची पूजा के। और इसमें क्या है, ड्यूरिंग केर ए पर्टिकुलर एरिया इज डिमार्केटेड। एक पर्टिकुलर एरिया को डिमार्केट कर लेते हैं और उसके चारों ओर क्या है, वो केर का जो सिंबल है, केर के सिंबल है, उसके द्वारा ट्री वगैरह लगाए जाते हैं। टेंपल इज सराउंडेड बाय केर सिंबल, और उसमें किसी को एंट्री एग्जिट नहीं करने देते हैं उस दौरान, जिस दौरान ये फेस्टिवल चलता है। उस कोई भी एग्जिट नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो जो भी मरने वाला होता है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ये बाहर निकाल लेते हैं पहले, ताकि उसको इमरजेंसी में मूव नहीं करना पड़े। तो इस एरिया में केयर के दौरान कोई आउटसाइड नहीं जा सकता। ठीक है, त्रिपुरा में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज, अभी आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे हम। पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल बेसिकली क्या है, वन ऑफ द पंच केदार्स। ये 5 केदार है हमारे, पंच केदार जो कि शिव जी को डेडिकेटेड है, उनमें से एक है। 5 केदार कौन कौन से हैं, केदारनाथ, मदेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ। ये कहां पे पड़ते हैं सारे के सारे, उत्तराखंड में
पाए जाते हैं। ये माना जाता है कि इनको बिल्ड किया था आदि शंकराचार्य जी ने। तो गवर्नमेंट ने अभी तुंगनाथ को क्या है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया है। ये कहाँ होता है, ये इसकी जो लोकेशन है वो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है। एंड ये जो तुंगनाथ का टेम्पल है वो हाईएस्ट शिव जी का टेम्पल है, कोई भी हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पाए जाने वाला शिव जी का टेम्पल है तुंगनाथ। तो 5 कौन से आपको पता होना चाहिए, पंच केदार कौन कौन से हैं हमारे, पंच केदार कौन कौन से, केदारनाथ, मदेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, ठीक, आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया था ये। नेक्स्ट इज कोणार्क व्हील, ये न्यूज में था ड्यूरिंग G20 की एक फोटो वगैरह लगाई हुई थी उसके पीछे, और इसको बनाया गया था कोणार्क टेम्पल को। ये कोणार्क व्हील है वो कोणार्क टेम्पल से ही लिया गया है, ठीक है। तो कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल है, वो बनाया गया था 13वीं सेंचुरी में बाय द किंग नरसिम्हादेव वन। नरसिम्हादेव वन ने इसको बनाया था कोणार्क टेम्पल को। किंग नरसिम्हादेव वन बिलोंग करते हैं ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से, ये बिलोंग करते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। कलिंगा और उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में कोणार्क टेम्पल को बनाया गया है। ये कलिंगा और उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये किसका सब स्टाइल है, नागरा स्टाइल ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर का सब स्टाइल है। तो कोणार्क चक्रा रिप्रेजेंट द व्हील ऑफ सन गॉड चैरियट का इसको रिप्रेजेंट करती है। कोणार्क चक्र होता है, रिप्रेजेंट करता है व्हील ऑफ द सन गॉड चैरियट, सन का, भगवान सन के उनका जो चैरियट है उनके व्हील को रिप्रेजेंट करती है कोणार्क का जो चक्कर है। इसमें 24 क्या है स्पोक्स हैं और उसमें जब शैडो पड़ती है तो उसके हिसाब से टाइम बताया जा सकता है। इसको ब्लैक पगोडा बोला गया था यूरोपियन के द्वारा, और व्हाइट पगोडा बोला गया था इसको, जगन्नाथ टेम्पल है पुरी के अंदर उसको व्हाइट पगोडा कहा जाता है और ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क टेम्पल को। कोणार्क टेम्पल इज किसके द्वारा बनाया गया है, नरसिम्हादेव वन, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उड़ीसा स्टाइल और कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का ये एग्जांपल है, नागरा स्टाइल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज एडाकल केव। एडाकल केव कहां पाई जाती है, केरला में मिली है ये, वायनाड में। तो 6000 साल पुराना यहाँ पे क्या है, 6000 BC, यानी कि 6000 BC वाला है। तो काफी अभी कितना 8 साढ़े 8 हजार साल पुराना हो जाएगा ये। तो एज ऑफ स्टेनोज से ये बिलोंग करता है, ये भारत की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट है। एडाकल केव कहां पे है, केरला में, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसलास। तो होयसला ये काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसलास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो इस पे हो सकता है। तो ये इसको क्यों टेम्पल, जो होयसला के जो टेम्पल थे उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो इसमें 3 टेम्पल थे जिनको शामिल किया गया है, चेन्ना केसावा टेम्पल, होयसलेश्वरा टेम्पल एंड थर्ड इज केसावा टेम्पल। तो 3 टेम्पल को जो बिलोंग करते हैं होयसला डायनेस्टी से, चेन्ना केसावा, होयसलेश्वरा एंड केसावा टेम्पल, तीनों को शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अब ये टेम्पल कहां है, तो चेन्ना केसावा टेम्पल है वो बेलूर में है, होयसलेश्वरा टेम्पल है वो हालेबीडु में है, और केसावा टेम्पल है वो सोमनाथपुरा में है। होयसलेश्वरा टेम्पल कहां पे है, हालेबीडु में है, केसावा टेम्पल सोमनाथपुरम में है, चेन्ना केसावा बेलूर में है। याद रखना है किसके द्वारा बनाए गए थे, होयसला के द्वारा। होयसला कौन थे, वेस्टर्न चालुक्यास के फ्यूडिटरी थे। कहां पे पावर में थे, कर्नाटक में। कब, 10वीं से 14वीं सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था। दे वर दी प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास, तो वेस्टर्न चालुक्यास के प्रोविंशियल गवर्नर थे। इनकी कैपिटल थी इनिशियली बेलूर थी, बाद में हालेबीडु हो गई। तो इनकी 2 कैपिटल थी, इनिशियली बेलूर, बाद में हालेबीडु और द्वार समुद्रम। हालेबीडु इज आल्सो कॉल्ड एज द्वार समुद्रा। वन नोटेबल फीचर ऑफ होयसला आर्किटेक्चर इज यूज ऑफ सोप स्टैंड। तो ये क्या है, इसमें सोप स्टोन यूज किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट की है, क्या यूज किया गया था, सोप स्टोन। सोप स्टोन क्या होता है, एक मेलिएबल स्टोन होता है जो कि इजिली टू काव होता है, यानी कि ये काफी सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन जिससे ये बने हुए हैं, ठीक है। एंड इनका जो टेम्पल है वो बनाया गया है स्टेलेट प्लान में बनाया गया है। स्टेलेट यानी कि स्टार शेप जो है टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें बनाया गया है उसको। इनका जो ये बने हुए हैं वो स्टार शेप ऐसा प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इसको टेम्पल को बनाया गया है, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टेलेट और स्टार शेप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इज 64 योगिनी टेम्पल। ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो ये जो ओल्ड पार्लियामेंट थी हमारी, उसका जो डिजाइन है वो इससे इंस्पायर हुआ था और इसको बोला जाता है हाइपियथेरल। इस टेम्पल को 64 योगिनी टेम्पल इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपियथेरल। क्यों, क्योंकि इसमें रूफ नहीं होती है, छत नहीं होती है और शिखर नहीं होते हैं। इसमें न कोई छत है और न ही शिखर है, ठीक है, केवल पिलर से हैं चारों तरफ, 360 डिग्री में पिलर से हैं। ये जो 64 योगिनी टेम्पल है
वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। एंड इसमें 64 चैम्बर्स हैं ऐसे, 64 चैम्बर्स हैं ऐसे, और हर एक में क्या है 64 योगिनी को डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू 64 योगिनीज। एंड सेंट्रल श्राइन, इसके अंदर जो बीच वाला श्राइन है वो डेडिकेटेड है शिव जी को, बीच में शिव जी है और इसके चारों ओर क्या है 64 योगिनीज है। ये सर्कुलर शेप में टेंपल है, ठीक है, 64 योगिनी टेंपल। नेक्स्ट इज लिटरेचर पे आ जाते हैं। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसका है, सभी तो जानते हैं विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसका लिटरेचर है, बौद्ध धर्म का है, बुद्धिज्म का है। तो 3 पिटाका है जो है, 3 पिटाकास, ट्राइपिटाकास किसे बोला जाता है, विनय पत्रिका, अभिधाम पिटाका एंड सुता पिटाका। तो ये ट्राइपिटाकास है बुद्धिज्म की, ये बिलोंग करती है, विनय पत्रिका बिलोंग टू थेरवाडा बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के बहुत सारे ब्रांचेज है, जिसमें से एक थेरवाडा बुद्धिज्म है जो श्रीलंका वगैरह में पाई जाती है, उसका ये टाइप है। इसके 3 पार्ट है विनय पत्रिका के। पहला जो पार्ट है वो सूता विभंगा है, सूता विभंगा, इसमें मेंशन है रूल फॉर मॉन्क्स एंड नन। सूता विभंगा में क्या है, रूल्स फॉर मॉन्क एंड नन के लिए कैसे बिहेव करना है, उनके रूल्स इसमें मेंशन है। दूसरा है खंडका, खंडका में 22 चैप्टर्स ऑन वेरियस टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पे 22 चैप्टर्स है खंडका में, ठीक है। तीसरा है